रचित सर सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैं देख नहीं पाया। सर बिल्कुल कह रहा था। और पिछले वीक जब आपसे जुड़े थे तो इगारशी की कॉल दी थी, कॉल के हाँ। टारगेट्स हिट हो गए थे। और अभी के लिए सर एक और कॉल निकल के आई है, जिंदल ड्रिलिंग। इस पे नजर रख लीजिए। और ये अपने खुद के पैरामीटर्स के कारण ही आपको अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। 634 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है 668, और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 740। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 598 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच किया जा सकता है। कल एक और मैं आपको डिस्क्लोजर भी दे देता हूं। कल इसमें एक ब्रेकआउट हमने रजिस्टर कर दिया था, कल से हमने कॉल इनिशिएट कर दी है अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और अभी आपको कंटिन्यूड मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो जिंदल ड्रिलिंग, इसमें आप खरीदारी कीजिए 668 740 तक के लेवल्स के लिए। 598 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। प्रदीप सर, मुझे एक बार जल्दी से पहले ज्वेलरी स्टॉक्स पे आपकी राय दे दीजिए। ज्वेलरी स्टॉक्स आज गिर रहे हैं, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सिल्वर के प्राइजेस 6% मूव किए हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास प्राइजेस आ गए हैं। तो हिंदुस्तान जिंक में सर ये जो अपमूव है ये कंटिन्यू होगा, और मेटल स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि मेटल प्राइजेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम देखेंगे चार्ट, स्पेशली कल्याण ज्वेलर्स अभी ऑलमोस्ट 5.5% नीचे। स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। सेनको गोल्ड ऑल्सो स्ट्रक्चर वीक है यहाँ पे। एंड ओवरऑल इस स्पेस को देखेंगे संदीप जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत बाउंस में मिलता है यहाँ पे, स्ट्रेंथ अभी इमीडिएट लेवल पे आना थोड़ा मुश्किल है। इट विल टेक सम टाइम, तो अवॉइड करना ही बेस्ट रहेगा। और हिंदुस्तान जिंक बताया आपने, ऑलमोस्ट अभी 670 के लेवल पे चल रहा है। फिर से यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। सो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 725 तक ये मूव शॉर्ट टाइम में आना चाहिए। 725 ब्रेक होने में एक बार हाई पॉसिबिलिटीज है, पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड करने का सलाह है। आप पेशेंस के साथ बने रहिए, 1 1.5 महीना टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि 725 730 तक इजीली पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे? फ्रेश भी बाई करके हम जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए स्टॉप लॉस 631 पे होना चाहिए। 631 का स्टॉप लॉस रहेगा, 725 का पहला टारगेट, और सेकंड 25 वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है और न्यू फ्रेश मैच्योर्स बायर्स यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे स्टॉक में। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए कुछ दर्शकों के सवालों की ओर भी मैं बढ़ता हूँ। सीमा जी का सवाल है, हमारी ये प्राइम मेंबर है, कह रही हैं कि डेटा पैटर्न्स 4260, कोई कॉल है सर? सर बिल्कुल वेंकीज पे नजर रख सकते हैं। कर रिजल्ट है, उसके पहले एक अपमूव देखने को मिल रहा है। 1768 लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 1840, दूसरा टारगेट होगा 1960। 1680 के स्टॉप लॉस के साथ वेंकीज में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टारगेट 1840 और 1960 रुपये का है, 1767 के आसपास ये है। यहाँ पर कॉल इनिशिएट कर लीजिए। टारगेट आपके 1840 और उसके बाद 1960 के होंगे। बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला है रिजल्ट से पहले। तो रिजल्ट से पहले अगर आप खरीदारी करें, सर कितना व्यू लेके चलना है ये? सर मैं समझता हूँ एक हफ्ते का, 1 वीक टाइम इज सफिशिएंट। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। मैं सीमा जी के सवाल की बात कर रहा था। प्रदीप सर, एक बार डेटा पैटर्न्स देख लीजिए। इनके पास 4260 का लिया हुआ है। चेन्नई पेट्रो आज लाइमलाइट में भी है सर, 1075 का खरीदा हुआ है इन्होंने। और इनके पास इंडस टावर्स भी है, एल टेक भी है। चलिए पहले ये दो स्टॉक्स की बात कर रहे थे, डेटा पैटर्न्स और चेन्नई पेट्रो, बताइए सर। जी संदीप जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशंस डेटा पैटर्न में है, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के भी कि स्टॉक बहुत जबरदस्त चला है लास्ट कुछ दिनों में ही। और मुझे लगता है कि पोजीशन अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। आपको एक बार 4750 से 5000 तक का मैं आता हुआ देख पा रहा हूँ। सो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। वो रहेगा ऑलमोस्ट 3750 के रेंज पे। थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर किसी का थोड़ा पुराना बाइंग है तो आप डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए एंड मेंटेन करके जाइए। 5000 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने में। होल्ड कीजिए, बने रहिए। चेन्नई पेट्रो अभी 1038 के आसपास का प्राइस चल रहा है संदीप जी। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे वीक है। ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है चार्ट में वीकली में, एंड यहाँ से एक कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर
प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रेशर आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे 964 950 तक। और कुछ भी यहाँ पे जो आज थोड़ा बहुत उछाल आया है, कुछ भी ज्यादा बाइंग यहाँ पे करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बहुत वीक है। आप अननेसेसरी कहीं पे बाइंग कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग सर हमें सुनते हैं और बाई कर लेते हैं फटाक से, और स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि चेन्नई पेट्रो में जो थोड़ा बहुत मूव आ रहा है तो आपको इग्नोर करना चाहिए ऐसे मूव। कुछ भी स्टॉक्स में आप अगर ऐसे मूव आ रहा है, अगर वो स्मॉल कैप मिड कैप, मतलब एटलीस्ट अगर वो 5-7 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, तो इस बाजार में थोड़ा बहुत आपको अवॉइड करके जाना है। इंडस टावर सर आपने बताया, इंडस टावर मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, हम बिल्कुल होल्ड करके जा सकते। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 480 उसके बाद ऑलमोस्ट 500 तक जाने का ही पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। सो अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है सो बिल्कुल आप बने रहिए एंड स्टॉक के साथ रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए यहाँ पे 378 के रेंज पे। ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट आपको 480 500 तक आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट टाइम हमने एक चीज नोटिस किया था पर्टिकुलर स्टॉक में, वो है बेसिकली स्टॉक ने जो डबल टॉप फॉर्मेशन बना दिया था ऑलमोस्ट 470 465 के रेंज से। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो थोड़ा बहुत आया है, अभी इट विल टेक सम टाइम, कंसोलिडेशन के लिए टाइम चाहिए होगा। जैसे ही ये खत्म होगा अगेन स्टॉक आपको 480 500 तक आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। एक रचित सर, LNT टेक भी देखिए, इनके पास LT टेक भी इन्होंने बोला इनके पास है। इसका जो प्राइस है वो है 3832 का। इसमें क्या करना चाहिए? ओवरऑल IT को लेकर भी क्या राय बन रही है सर? ओपन AI को लेकर जो कल खबरें आई थी उसका इम्पैक्ट हमने IT स्टॉक्स पर देखा। अब IT सेक्टर पर व्यू क्या है? और LNT टेक इनके पास है सर 3832 रुपये का। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट हैं आप सर। माफी चाहूंगा सर। एलएनटी टेक बिल्कुल अभी आपको ऑल लोअर लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। 3360 एक सपोर्ट है, अगर वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो आपको एक अपमूव देखने को मिलेगा 3800 तक। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और सर आपके साथ तो आईटी का क्या मेरा थॉट प्रोसेस है वो हम बहुत बार कर चुके, ट्रोल भी हो चुके। 29,000 पे भी हमने कहा था कि 10% का डाउनसाइड अभी भी आपके लिए और बाकी है, और वही राय अभी बरकरार है। 10% का डाउनसाइड के लिए अभी तैयारी रहनी चाहिए। फर्दर डाउनसाइड मूव पूरे आईटी एज अ पैक में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। एक बार प्रदीप सर, अरविंद देखिए, अरविंद में सुशील जी हमारे एक प्राइम मेंबर है जो कि टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। कह रहे हैं कि मैंने 451 रुपये पर एंट्री की है, मैंने अपना टारगेट रखा था 500 रुपये का। पारस डिफेंस इन्होंने 860 रुपये पर लिया था 964 के टारगेट के लिए। जरा इसको वैलिडेट कर दीजिए सर। ओके, अरविंद लिमिटेड 446 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है। एक सस्पेक्ट ब्रेकआउट हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है, और मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है कि मार्केट बंद होते होते फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो इसीलिए आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 432 के लेवल पे। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है 432 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। 480 485 का जो जोन है, अगर इसके ऊपर वीकली वाला क्लोजिंग चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। क्या होता है फर्स्ट ब्रेकआउट में, फर्स्ट जितना तेजी से आप, जिंदगी का भी फिलोसफी यही है, जितना तेजी से ऊपर जाएंगे उतना तेजी से आपको नीचे आने का पॉसिबिलिटीज होता है। अगर सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, अगर सस्टेनेबल बाइंग यहाँ पे आता है और सस्टेन हो जाता है 1-2 हफ्ता, कहीं ना कहीं इसका जो पॉसिबिलिटीज ऑफ विन एंड जो मैच्योर बायर से कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। सो मुझे लगता है कि ये आप फॉलो जरूर कीजिए एंड मार्केट में भी सेम एप्लीकेबल होता है। एंड सेकंड सर आपने बताया था और एक कोई स्टॉक, राइट? क्या नाम? पारस डिफेंस सर 860 का लिया हुआ पारस इन्होंने। डिफेंस। पारस डिफेंस का सर मेरा व्यू ऐसा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि डिफेंस का ना एक नेचर है और बहुत ही हाई बीटा वॉलेटाइल काउंटर है पारस डिफेंस। और पारस डिफेंस आप थोड़ा मंथली पे भी जाके देखेंगे, मंथली पे फ्लैग फॉर्मेशन है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है और मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टॉप बनेगा वो टॉप आपको ऑलमोस्ट
1100 से 1100 आई थिंक 20-30 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज बन सकता है इस पैटर्न में। सो बिल्कुल आप फोल्ड कीजिए, बने रहिए। अगर किसी को बाय करना है, आज नहीं, मैं रिकमेंड जनरली अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल डिफेंस में हमें देखिए ट्रेडिंग अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप ही ज्यादा पैसा बना पाएंगे मार्केट में, राइट। सो मुझे लगता है कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग जोन आपको 750 700 एंड के आसपास होना चाहिए। लेकिन अभी अगर आपके पास है, आप बने रहिए, 1100 1150 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। रचित सर, कल और परसों 14 और 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया भर के मार्केट्स के लिए, क्योंकि ट्रम्प साहब चीन जा रहे हैं शी जिनपिंग साहब से मिलने के लिए। लेकिन सर ज़्यादा फोकस मेरा उस पर नहीं है, मेरा फोकस है 14 और 15 तारीख पे ही। लेकिन 14 और 15 तारीख को सर ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं ना, उनकी भी बैठक हो रही है, और ये बैठक हो रही है सर दिल्ली में। दिल्ली में जो ब्रिक्स के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हो रही है, और उसमें सर ऐसी खबरें हैं कि शायद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची साहब, वो भी शायद इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इस बैठक में सर वो जब आएंगे ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज़, हमारे टैंकर्स के लिए सही रास्ता मिल जाए, तो सर उसकी बड़ी सुगबुगाहट है बाज़ार में। और मेरी नज़र है सर ओएमसीज़ के स्टॉक्स पर, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये स्टॉक्स आज देखिए आप, हालांकि थोड़ा सा क्रूड हल्का हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट है, आज पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं सर। तो पीएम मोदी भी मुलाकात करेंगे सर, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो तो अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। तो ईरान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इंडोनेशिया इस बैठक में शामिल होंगे। अब तो नए नए मेंबर्स भी आ चुके हैं सर ब्रिक्स देशों में। तो इस बैठक को लेकर सर, और अरागची साहब जब आएंगे तो कुछ बढ़िया हमारे लिए होने की उम्मीद है। सर पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी हमारे अनुज भ्राता को जिस तरीके से जिंदगी के फलसफा के बारे में बोलते सुना, कहीं ना कहीं सर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब थोड़े बड़े हो गए हैं, जीवन के कंसेप्ट्स भी बहुत सही तरीके से देने लग गए हैं। बट नाइस टू लिसन टू सच काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम प्रदीप भाई। और अब बात कर लेते हैं सर ईरान की। कुछ नहीं होने वाला है सर, क्यों उम्मीदें बांध रहे हैं। ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स को आप देखेंगे ना सर, आईआरजीसी खमीनी आ नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से मीडिया में एंकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। रिफ्ट आ गई है करंट रूलिंग गवर्नमेंट के साथ भी, जो डिसीजंस हैं वो लेता कोई और है, और उसको इम्प्लीमेंट करने जब जाते हैं तो किसी और डायरेक्शन में हो जाता है। वी रियली डोंट नीड टू थिंक। और एक और इसमें एक और बात है ना सर, कि आप ये सोच रहे हैं कि स्टेट ऑफ हर्मस से आपको क्लैरिटी मिलेगी, यूएस भी तो है वहां पे, उनको क्यों भूल जाते हैं आप। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और वो ये होता है ना, एक्सपेक्टेशंस पे एक बिल्डअप हो जाता है, और पिछले 3 महीने से हमने देखा है कि वो एक्सपेक्टेशंस का बिल्डअप जब फटता है तो पैसे लग जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा सर। तो सर आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में क्या करें? सर इसमें तो क्लियर केस है ना, मतलब आप क्यों एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जब अरामको जैसी कंपनी जो कि इतना बड़ा क्वांटम लेके चलती है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब आप कल बंद कर दो सब कुछ, तो भी प्रॉब्लम नहीं खत्म होने वाली, तो भी क्रूड कूल ऑफ नहीं करेगा। बिकॉज ऑलरेडी इतना डिजास्टर हो चुका है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं सर, क्रूड पीक आउट तब करेगा जब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस बिल्कुल मक्खन हाईवे की तरह खुल जाएगा ना, और तब आपको पता लगेगा कि यार जिसके लिए लड़ रहे थे उसकी तो यूटिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि इतनी तो रिफाइनरी खत्म हो गई। फिर आएगा हड़कम, और फिर हू हल्ला मचेगा बाजार में, और फिर क्रूड टॉप आउट करेगा तब। अभी तो क्रूड सिर्फ इनकी बातों पे एक स्विंग ट्रेड और पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है। एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलने तो दीजिए, पता तो तब लगेगा कि परखच्चे तो ऑलरेडी उड़ चुके थे, जिसके लिए आप बातें कर रहे हैं उसकी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी ओएमसीज की बात। प्रदीप सर एक बार डिक्सन टेक देखिए, डिक्सन टेक के नंबर्स आए थे कल। वैसे मुनाफा 36% नीचे नजर आएगा, 401 करोड़ वाला 256 करोड़ आ गया, लेकिन इनके नंबर्स अनुमान से बेटर आए। स्पेशली आप रेवेन्यू देखिए 2% बढ़कर आया। बाजार जो मान के चल रहा था उससे अच्छे नंबर आए हैं। बाजार 10,250 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, 10,500 करोड़ से ज़्यादा का नंबर आया। और अबिड्डा के फ्रंट पे भी भले ही 7.8% का फॉल आपको दिखेगा, लेकिन 375 करोड़ के आसपास बाजार मान के चला था। 408 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। और मार्जिन्स भी बाजार मान रहा था घटकर आएंगे, 4.3% वाले 3.6, लेकिन उतने नहीं घटे हैं, 3.9% पर नंबर आया। सर आज के वोलेटाइल बाजार में भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3.5% के आसपास की मजबूती है। फ्रेश बाइंग का सर सही मौका बन रहा है इसमें? संदीप जी, मेरे ख्याल से एक बार वेट करके जाना चाहिए। 11,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए।
एंड वीकली वाला क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है जब भी 11,600 700 के 400 के आसपास आता है, वैसे कहीं ना कहीं एक बार घूम फिर के नीचे आ जाता है, तो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो 11,600 करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट ऊपर है। अगर थोड़ा बहुत आप उसके बाद लेंगे पोजीशंस, तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यू है बाइंग, उसके बाद ज़्यादा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इमीडिएट लेवल पे विद इन द एक 1 to 2 months मैक्स टू मैक्स आपको 12,200, उसके बाद आपको 13,000 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और मैं ये मानता हूँ रिसेंटली जो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट में, उसके बाद एक तरफा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देख लिया। तो क्या होता है, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के बाद अभी चलेगा इसका कंसोलिडेशन। अभी कंसोलिडेशन को अगर आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हो, दैट्स मीन्स यू आर ए इन्वेस्टर। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो तो यू नीड पेशेंस। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। मैं 9,300 के नीचे नहीं देख रहा हूँ स्टॉक को, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा पेशेंस कम है, जो कि ज्यादा लोगों के अंदर ही थोड़ा कम होता है, तो फिर 11,600 के ऊपर आपको लेना चाहिए जी। ठीक है, 11,600 पार होने का वेट कर लीजिए, उसके बाद खरीदिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। रचित सर, दो स्टॉक्स देखिए, एक है एमटार टेक और दूसरा है टेक्समैको रेल। एमटार टेक पे तो अभी एक हमारे दर्शक हैं सीमा जी, उनका सवाल भी था कि एमटार टेक पे टारगेट क्या होने चाहिए। भारतीय एयरटेल और औरोबिंदो फार्मा भी पूछ रही, मैं उनकी बात करता हूँ। एमटार टेक के कल सर नंबर्स आए हैं, नंबर्स में 3 गुना से ज़्यादा इनका मुनाफा बढ़ा है, आय भी 67% बढ़ी है, अबिड्डा में 81% का जंप है, मार्जिन्स ग्रो होकर आए हैं, लेकिन स्टॉक फिर भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है क्योंकि रनअप बहुत शानदार हुआ है इस साल का, 2026 का। ये टॉप परफॉर्मर्स में है, ये टॉप 3 परफॉर्मर्स की अगर आप बात करेंगे। और दूसरा है सर टेक्समैको रेल, मुनाफा 45% बढ़ा है, आय 13% बढ़ी है, अबिड्डा में 9% का जंप है, मार्जिन भी इंप्रूव होकर आए हैं और स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है क्योंकि अंडर परफॉर्मर रहा है ये पूरा ही पैक अगर आप देखेंगे रेलवे वाला। तो सर एमटा टेक अच्छे नंबर्स, स्टॉक नीचे रिएक्ट कर रहा है, और टेक्समैको रेल अच्छे नंबर, स्टॉक पिटा हुआ बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, दोनों में क्या करें? सर क्लियर केस है। पहले एमटार की बात कर लेते हैं। और एमटार को ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज तब हो जाता हूं जब हम एक डिफेंस के पोर्टफोलियो में डाल देते हैं, बिकॉज ये रियल टर्म मूवमेंट डिफेंस के कारण नहीं आया। ये आया है जो इनका न्यूक्लियर स्पेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और आप देखें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कंटिन्यूड अच्छे आपको होते हुए दिखेंगे। इट इज मेयरली अ प्रॉफिट टेकिंग, नथिंग टू वरी एज सच। जिन लेवल्स पे ये चल रहा है, हो सकता है आज वापस से निफ्टी नीचे जाने लग गई है, एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन अगर ट्रिगर इन होता है तो आपको आने वाले दिनों में हो सकता है एक बार ही 5800 तक का भी मूवमेंट दिखा दे, बट दैट शुड नॉट बी द डेट्रीमेंटल फैक्टर। वापस बाउंस बैक मूव करेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 6700 ऑन कार्ड्स, 6700 के ऊपर सस्टेन करेगा, 7400 तक जाएगा। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, सर प्रधानमंत्री जी, मैं तो बोले जा रहा था कि आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड कि बजट में इन लोगों ने रेलवे पे अनाउंसमेंट नहीं किया, एंड इट इज नीड ऑफ द आवर कि रेलवे पे अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए था फॉर फ्रेट। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोल दी है कि अब हमें फोकस करना होगा हाईवे के साथ साथ रेलवे पे, हमें फ्रेट और पैसेंजर ट्रैवल डालना होगा, बिकॉज मेजॉरिटी अब इलेक्ट्रिक हो चुका है सर वो पूरा। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको रेलवे में बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे। रेलवे की जो गाड़ी है वो चल निकलने वाली है। हल्का सा सप्लाई टेक्समैको रेल में आपको देखने को मिल सकता है 124 लेवल्स पे, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 152, और मीडियम टर्म अप्रोच की अगर आप बात करते हैं तो 188 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ओके ठीक है, तो रेलवे स्टॉक्स पर आप काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। एक आखिरी सवाल प्रदीप सर आपसे, भारतीय एयरटेल, इसके नंबर्स भी आने वाले सर, एक अहम फैसला भी होना है उसमें सब्सिडीज़ के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर। जब ये खबर आई थी तो परसों आई थिंक स्टॉक 4% से ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि हो सकता है कि $3 बिलियन के आसपास का खर्च कर दें अपनी जो अफ्रीका वाली यूनिट है उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, तो सारे डिविडेंड पे आउट्स कट हो जाएंगे, ऐसा एनालिस्ट का अनुमान है या फिर डर है, जिस वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब सर सीमा जी पूछ रही थी इसका टारगेट क्या होगा, पहले तो मुझे बताइए कि इन लेवल्स पे लेना है नहीं लेना है? संदीप जी, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करके जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है। एंड जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, एक बार 1663 से लेके 1680 करेंट जोन से 100 पॉइंट का 100 पॉइंट का एक बार मुझे लगता है कि अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक वैल्यूजन होगा आपके लिए। और स्ट्रक्चर भी खराब है, मार्केट सेंटीमेंट भी थोड़ा बहुत वीक है, तो एक बार वेट करना सही रहेगा।
और इसके साथ साथ सर डिस्क्लेमर है, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ रहा है, हम कुछ स्टॉक्स को रिलेटेड हम क्लाइंटों को देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएससी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रचित जी को एंड सारे व्यूअर्स को। हैव अ थैंक गुड यू डे। सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। तो चलिए प्रदीप सर, इनसे हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि एयरटेल को अगर आपको खरीदना है तो 100 रुपये और नीचे अगर आपको मिल जाए तो शायद ज़्यादा बेटर लेवल होगा जहाँ पे आप खरीदें। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें तो ये शायद बेटर रणनीति होगी। इसके साथ साथ एक दो सवाल और अगर मैं लूँ, नितेश सारंगी जी कह रहे हैं सर मेरे पास SDBL 73 रुपये पर है, इरिडा 136 पर है, एसगार्ड एल्को बेवरेजेस 41 का रखा हुआ है, इनमें से मैं होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ, एग्जिट कर लूँ इनमें से? इरिडा तो होल्ड है सर, 148 का इंतजार है, जैसे ही 148 करेगा 168 188 ऑन कार्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या बोले फिर ये एस गार्ड? हाँ, एसगार्ड, ASGARD, एसगार्ड एल्को बेवरेजेस। सर ये तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत शर्म की बात है कि अल्कोहल का स्टॉक है और सर सर 33 अल्कोहल में आ रुपीज। रहे हैं, एक्चुअली अल्कोहल में आ रहे हैं हाँ इसीलिए मिस हो गया सर। और सर। 148 पार देखिए, होने पर इरिडा में 168 और 188। जी सर जी। ठीक है, ओके सर, प्लीज़ इसके बारे में और बताइए। हाँ हाँ, ये वाला बताइए सर, ये जो आपके सामने स्क्रीन सर, पर है। एसगार्ड में देखिए क्लियर केस है, बुक वैल्यू तो 1 रुपए की है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, पी मल्टीपल भी, सर रिजल्ट भी अच्छे नहीं, नहीं इसमें तो हाई लेवल पे इनको एग्जिट करना होगा, कुछ नहीं करना चाहिए, हाई लेवल पे एग्जिट करें, जब आएगा तब देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। 24 टू प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक मेरे को बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा सर, क्लियर केस है, दूर हो जाना चाहिए। और SDBL सर इनके पास 73 रुपये पर है, सोम डिस्टिलरीज। सोम डिस्टिलरीज ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 73 रुपए पे है, 87 रुपीज पे चल रहा है। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिलेगा 102 रुपए, और ये एक ऐसा सेक्टर है सर जिसको सरकार छेड़ेगी नहीं, रेवेन्यू और पीस दोनों अच्छी तरीके से देती है। 102 रुपीज के ऊपर मेंटेन करेगा, 132 रुपए तक के लेवल आपको कंफर्टेबली जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नैन्सी जी कह रही हैं कि लास्ट टाइम अ पैनिक वाज क्रिएटेड बट रिकवरी केम, इज 22,800 सीरियसली पॉसिबल इफ़ वी सी FI कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सर बाजार देखिए ऊपरी स्तरों से पूरी अपनी बढ़त गवा के अब देखिए फिर से फ्लैट लाइन पर आ गया, 23,400 के नीचे फिर से कारोबार होने लगा। एक समय हमने 23,500 का लेवल भी ऊपर की ओर पार किया था, लेकिन हायर लेवल्स पे बाजार टिक नहीं पा रहा है। तो सर पहले ज़रा इनका मार्केट्स पे एक आप जो व्यू मांग रही हैं ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। 22,800 सर सीरियसली लगता है? 22,800 बहुत इजीली पॉसिबल है। मैं कंटिन्यूसली 24,000 पे भी बोल रहा था कि 22,200 भी आपका टूटता हुआ दिखता है, 22,200 भी टूटेगा। क्या उससे नीचे जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा, देर इज नो सेकेंड ओपिनियन टू इट। बट हाँ सर, आज आपके शो के माध्यम से एक मैं और चीज करके जा रहा हूं, और क्योंकि आप मुझे मौका दे देते हैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चले जाता हूं दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड पेन पॉइंट इज क्रूड गोल्ड। And the third biggest pain point for our economy is FII selling in, क्योंकि सर वो डॉलर लेके चले जाते हैं। मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, सरकार का एकदम से अनाउंसमेंट आएगा रिगार्डिंग चेंज इन टैक्सेशन, रिगार्डिंग चेंज इन एनीथिंग विच मेक्स इंडियन मार्केट लुक्रेटिव फॉर FIIs। और सर वो अगर आ गया ना, तो अभी आप मानिए अभी तो पेन पॉइंट है, अभी तो नीचे जाएगा, जब वो आएगा तब आपको मौका नहीं देगा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट के बाद मार्केट जिस तरीके से रिवर्सल देगा, आपने वो रिवर्सल सालों में नहीं देखा होगा। और सर वो जो रिकवरी होगी वो सस्टेनेबल होगी और वो वी शेप होगी। आई डोंट नो इफ इट कम्स टुडे टुमारो, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं, बट मैं समझता हूं मई एंड या जून स्टार्टिंग कभी भी आए, सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट अब क्लियर केस बनता हुआ दिख रहा है। और सर प्रॉब्लम बस इतनी सी है ना कि मैं पहले बोल के चला जाता हूं, फिर हफ्ते भर तक नहीं आता तो लोग बोलते हैं कुछ भी बोल के चला जाता है। मंदी का भी यही सीन था, तेजी के लिए भी मैं यही बोल रहा हूं, अभी पेन पॉइंट है, बट अब गवर्नमेंट जिस तरीके से एग्रेसिव हो रही है, FIIs को रोकेगी ही रोकेगी, क्या करके रोकेगी वो देखने वाली बात होगी, और जब वो रुकेंगे तो आप देखिएगा क्या रिकवरी आएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इनके मैं सवाल लूँ उससे पहले ना ज़रा हमें स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बालाजी ने अपनी कुछ पिक्स भेजी हैं, ज़रा उनको सुन लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उन्होंने फिलहाल रिकमेंड किए हैं।
आज हम अपने रडार पर रख सकते हैं, उसमें पहला स्टॉक है VEDL। VEDL अभी 310, 15 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 345 एंड 510 के ये दो टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस एट 247 हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो हेज के साथ फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ के भी ऊपर जाइएगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है डाबर इंडिया। ऑलरेडी डाबर इंडिया आपको याद होगा एक अच्छा खासा टारगेट, इनफैक्ट सेकंड टारगेट मिल चुका है, बट यहाँ से भी एक अपसाइड मूवमेंट और इसमें बची हुई है। फॉर दैट डाबर इंडिया भी 400, 460 एंड 70 इस रेंज में बाय करने की कोशिश करें। फिलहाल डाबर इंडिया का जो प्राइस है वो 475 है, या इस रेंज का वेट करने के बाद आपको 510, 550 एंड 600 ये टारगेट्स मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो 440 का आपको मेंटेन करना है। दोनों ही स्टॉक में जो अपसाइड मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, एक मिनिमम टाइम आपको लेकर के चलना है 1 मंथ का, एंड अप टू अगर आप बात करेंगे तो 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन पर ये टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। और उसके साथ साथ डाबर, ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने हैं। अगर मैं सही सुन पाया तो वेदांता में वो कह रहे थे कि 510 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं, 247 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और डाबर में पहले जो टारगेट्स इन्होंने दिए थे उस पर टारगेट आ भी चुके हैं, और ऊपर में आप कह रही हैं कि आप 440 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 460 से 470 रुपये की रेंज में अगर मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। रचित सर, ये नैन्सी जी का सवाल था, कैम्स, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स और जैगल, इन्होंने लेवल्स नहीं पूछे सर, ये सिर्फ पूछ रही हैं कि क्या इनके ट्रेंड्स इंटैक्ट हैं, अभी भी ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो गया? कैन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कैन्स अच्छा लगता है, कैन्स में आराम से आप अपनी पोजीशन बना के रखें, पहले भी हम बात कर चुके हैं। जैगल प्रीपेड मेरे को बहुत ज्यादा कन्विंसिंग बिजनेस नहीं लगता है उसका, मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। जैगल में मैं नहीं आपको बोलूंगा ट्रेंड इंटैक्ट है, दो मूवमेंट आ रहा है, जहां आपको एग्जिट का मौका मिले एक बार देख लें। इसके साथ साथ सर तीसरा कौन सा था? प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, और सर तीसरा जो है, हाँ प्रीमियर एक्सप्लोजिव रह गया सर, जैगल तो आपने बात कर ली। बिल्कुल, प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे आप देखें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ डिफेंस में तो अभी बहुत काम आने वाला है, और एक्सप्लोसिव्स तो सर बहुत जगह काम आते हैं, माइंस में भी आते हैं और अड़ोस पड़ोस में भी आ जाते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव आराम से रखिए, जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है 560 और 560 के बाद 660 तक के लेवल दिखाएगा। इसके साथ साथ सर आप मुझे कभी भी नमस्ते कर दें, उसके पहले एक चीज अपडेट कर दूं, जिंदल ड्रिलिंग 660 रुपए हो गया है, और इनफैक्ट 660 का हाई रजिस्टर करके आया है। पहला टारगेट 668 रुपए का दिया था, तो जो लोग इंट्राडे पोजीशन लेके रखे हुए हैं 668 पे एक बार देख ले, पोजीशन एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, आप बने रहिए अगर आपके पास समय है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरह की मुस्कान है ना सर चेहरे पे, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है मन में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं जब तक नमस्ते नमस्ते कर रहा हूँ खंडेलवाल जी को बोल रहा हूँ थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लें, कुछ भेजा हुआ है। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी। तो सर ये बाजार में हम देख रहे हैं सर, आज खुलते ही 1-1.5 घंटे का जो कारोबार हुआ, बहुत बड़ी रेंज में कारोबार हो रहा है, तो बाजार क्या सेंस करने की कोशिश कर रहा है जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर? सर बाजार में सुबह हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, डाउन मूव ठीक ठाक आई, अभी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 75 मिनट के चार्ट पे करंट कैंडल इनसाइड बार है, बहुत खींची तो 23,530, 550 तक खींच सकती है, बट मेरा इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग साइड, मैं देखिए लॉन्ग प्लेयर हूँ, मैं शॉर्ट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। 23,555 इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो मैं लॉन्ग प्ले करना स्टार्ट कर दूंगा। प्रॉब्लम मेरी बैंक निफ्टी पे है, 54,224 निकलते हुए नहीं दिख रही है, और जब तक वो नहीं निकलता है लॉन्ग प्ले करने का कोई भी मतलब नहीं है। नीचे एक बार गैप फिल करने के लिए 52,778 बैंक निफ्टी और 23,153 ये बैंक निफ्टी आराम से दे सकती है। तो मेरा अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना लॉन्ग प्ले में ना शॉर्ट प्ले में। बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, जो कि इनवैलिडेट होगा 23,555 और 54,224 के ऊपर, उसके ऊपर निकलता है तो फिर मैं लॉन्ग प्ले करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो लग रहा है कि ये शायद बेरिश रहेगा, मे बी फर्स्ट हाफ में टारगेट अचीव होगा तो सेकंड हाफ में बाउंस बैक कर सकता है, बट टाइमिंग की इतनी मैं उसमें नहीं पड़ता हूँ। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस हो रहा है डाउन साइड के लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। बाय द वे सर, आपने जो रचित जी को भेजा है ना, मेरे पास भी पहुंच गया है घूम के। क्या जब से गाड़ी छिलवाए तब से सोच रहा हूँ कहाँ देखा है, आज जाके मेरे को मिला। अब मैं
सर बट ये वो कॉमन मैन था ना, ये कॉमन मैन था, ये जो बड़ा आदमी आदमी है। है, सत्तू पीता है। हाँ, द कैरेक्टर इज कॉमन मैन इफ आई एम करेक्ट। ये टाइम्स ग्रुप के सर वो कॉमन मैन था ना, मालगुडी डेज के टाइम पे कॉमन मैन जो आता था, जो ये सब नहीं सटायर पता, स्क्रीन के लेफ्ट में बड़ा आदमी बैठा है जो सत्तू पीता है प्याज और मिर्ची डाल के। चलिए रचित सर, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी समय की कमी है मेरे पास। आपका डिस्क्लेमर सर, कोई भी जो स्टॉक्स पे बातचीत हुई है। बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्टेट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। और अंशुल भाई के साथ तो जितना स्क्रीन स्पेस मिल जाए कम है। तो चलिए फिर मिलते हैं।